नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। जया, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। यकीनन अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स, जहां पर हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की और आर्थिक विकास की भी दिखेगी झलक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण गुजरात और राजस्थान दौरा। क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर अपडेट और किस तरह से ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो बदलते भारत की तस्वीर को और भी मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी राजस्थान में पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक रहेंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर। महासागर विजन और एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगी नई रफ्तार। भीषण गर्मी के प्रकोप से यूरोप में हाहाकार। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। और कड़ी मशक्कत के बाद केप वर्डे को 3-2 से हराकर अर्जेंटीना पहुंचा अंतिम 16 में। वहीं पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर। और आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राजस्थान के दौरे से। जी हां, आज वो राजस्थान के दौरे पर होंगे और इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन और पंचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा पर होंगे, जहां वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। पीएम बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता देगी। ये क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेगी, जिससे संबंधित उद्योगों और सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। ये एसेट पूरे राजस्थान और देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट है और इसके बनने से लोकल इकोनॉमी में काफी फायदा होने वाला है। ये रिफाइनरी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है। पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी अब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान को विकासशील और विकसित बनाने के लिए तैयार है। राजस्थान दौरे पर ही प्रधानमंत्री
जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति देना है। ये रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे। जो व्यक्ति बाहर से आता है, बहुत ऐसे हमारे यात्री होते हैं जो पहली बार किसी एक जगह पे आते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पे उतर के एयरपोर्ट से बाहर जाएं, तो उस समय भी उनको इतना ज़रूर एक आइडिया हो कि इस जगह की, इस शहर की, इस इलाके की जो कला और संस्कृति है, उसका उनको एक थोड़ा एक्सपोजर हो, उनको एक थोड़ा एहसास हो। तो उसको देखते हुए हम सभी एयरपोर्ट्स में और जोधपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में भी यहाँ की जो कला, संस्कृति, इतिहास, उन सबको समावेश करके जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसमें भी और जो आर्ट पेंटिंग वर्क है उसमें भी उसका समावेश किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। ये आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, ताकि यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य, लक्ष्य आर्य और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में एक नया सिविल एविएशन इकोसिस्टम बनाने के लिए अगले 10 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में उड़ान स्कीम के अगले चरण की करेंगे शुरुआत। इस स्कीम से आम लोगों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नागरिक उड्डयन सचिव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। टुवर्ड्स कनेक्टेड भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ान की अगले फेज़ की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर से लॉन्च करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं सेक्रेटरी सिविल एविएशन। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जब हम बात करते हैं उड़ान के अगले फेज़ की, उसका मतलब क्या है? 2016 में उड़ान विश्व में अपने तरह की पहली एक इस तरह की योजना थी, जिसमें साधारण आदमी के लिए उड़ान की व्यवस्था की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। और उसके बाद उसके जितने भी उसमें जैसे जैसे ज़रूरतें, हम आवश्यकताओं को पढ़ा गया, उनका अध्ययन किया गया, उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन करते चला गया। 2026 का जो ये है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है उड़ान का। 10 साल के लिए है। 120 नए डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा। 4 करोड़ लोग यात्री इससे लाभान्वित होंगे और स्टेट्स को हम लोग ज़्यादा इसमें हम कनेक्टेड कर सकेंगे। 100 एयरपोर्ट्स बनाने की योजना है हमारी 10 साल में। 200 हेलीपोर्ट्स बनाने की योजना है हमारी इसमें, जिसमें हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे जो आइलैंड ज्योग्राफी है, वो सारे भी इसमें बेनिफिटेड होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना, इनफैक्ट उनका जो 2016 का जो उनका कंसेप्ट था दो उड़ान को, उसमें हमने बहुत आगे तक हम उसमें ले गए हैं, प्रगति हुई है। लेकिन आगे का 2026 का जो उनका जो स्वप्न है और उनके जो दिशा निर्देश हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उसमें हम लोग एविएशन इकोसिस्टम में इंडिया में, भारत में हम लोग उसको बहुत दूर तक आगे ले जाएंगे। जोधपुर को मिलेगा एक नया टर्मिनल और बड़ा खूबसूरत बना है ये। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का जौहर, राजस्थान के रंग हैं इसके अंदर। जो धरोहर है, यहाँ का जो इतिहास है और यहाँ का यहाँ की जो संस्कृति है, उसको भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से उसको भी परिलक्षित किया जाए। तो आपने सुना सेक्रेटरी सिविल एविएशन को, ना सिर्फ ये एयरपोर्ट हमारे देश का एम्बेसडर बनेगा, ख़ासतौर से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए, बल्कि हमारी इकोनॉमी में भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, सूर्य नगरी, जोधपुर, टीडी न्यूज़। ऊर्जा सुरक्षा अब केवल एक आर्थिक शब्द नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का कवच है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की विशाल संरचना, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा शक्ति का नया केंद्र है। क्या है इसकी विशेषता और कैसे ये बनेगी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट से।
हूं आपके साथ भावना नैयर। राजस्थान की रेतीली धरती पर अब तरक्की का नया इतिहास लिखा जाने वाला है। मरुधर में जहां चारों ओर सिर्फ रेत के समंदर नजर आते हैं, वहां से लिखी जा रही है भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई कहानी। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपने 140 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देश की रफ्तार को प्रभावित करता है। इसलिए ऊर्जा अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब देश केवल कच्चा तेल आयात करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि देश उसे भीतर ही रिफाइन करके अधिक मूल्य सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस नई सोच की सबसे बड़ी मिसाल राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा में बनी HPCL रिफाइनरी है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह रिफाइनरी 9 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा शक्ति का नया केंद्र बनकर उभर रही है। खास बात यह है कि यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ विकसित किए गए हैं। यहाँ केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक, फाइबर और कई महत्वपूर्ण केमिकल्स का उत्पादन होगा, जो फार्मा, टेक्सटाइल और पैकेजिंग जैसे उद्योगों के लिए आधार तैयार करेंगे। यह रिफाइनरी आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, जहां 13 प्रोसेसिंग यूनिट और 4 अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल यूनिट स्थापित की गई है। यह परियोजना BS6 मानकों के अनुरूप स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करेगी और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही मुंद्रा से लेकर राजस्थान तक फैला पाइपलाइन नेटवर्क इस पूरे ऊर्जा तंत्र को मजबूत बनाता है, जो भविष्य के भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को दर्शाता है। पचपदरा रिफाइनरी केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी माध्यम बन रही है। इसके निर्माण के दौरान 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम भी मिला। आने वाले समय में यहाँ प्लास्टिक पार्क, केमिकल उद्योग और अन्य छोटे बड़े उद्योगों के विकसित होने से पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि महिलाओं और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पचपदरा रिफाइनरी भारत के उस बदलते विजन का प्रतीक है, जहां देश आयात पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परियोजना दिखाती है कि कैसे सही नीतियों और मजबूत नेतृत्व के साथ भारत ऊर्जा खरीदार से ऊर्जा निर्माता बनने की ओर अग्रसर है, और यही कदम देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। ये देश का पहला रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य और नीतीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। इक्कीसवीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास 140 करोड़ सपने हैं, लेकिन इन सपनों को सच करने के लिए चाहिए ऊर्जा। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। यह भारी निर्भरता देश को वैश्विक अस्थिरता और कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक शब्द नहीं, यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक कवच भी है और इसी जरूरत ने जन्म दिया एक बड़े संकल्प को। हमारे यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत ने अपनी रणनीति बदली है। विजन स्पष्ट है। भारत को केवल ऊर्जा का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा हब बनना है। भारत ने आयात और उपभोग से हटकर रिफाइन और निर्माण का नया रास्ता चुना है। इस बदलाव की साफ झलक दिखती है राजस्थान की रेतीली धरती में। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी ऊर्जा सुरक्षा के मजबूत स्तंभ के रूप में आकार ले रही है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की विशाल संरचना, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा शक्ति का नया केंद्र। बिगर, बेटर, सस्टेनेबल, कॉम्प्लेक्स, स्टेट ऑफ द आर्ट एंड वर्ल्ड क्लास। इसका कैपेसिटी है 9 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पर एनम। ये रिफाइनरी डिज़ाइन किया गया है पूरा हाई सल्फर क्रूड, साथ में राजस्थान का जो क्रूड है उसको वो भी प्रोसेस कर सकता है। और साथ में इसका रिफाइनरी का स्पेशलिटी है पेट्रोकेमिकल भी इंटीग्रेटेड है इसका। एंड ये जो पेट्रोकेमिकल इंडेक्स, इंटेंसिटी इंडेक्स जो बोलते हैं, दैट मीन्स क्रूड से जितना पेट्रोकेमिकल निकाल सकते हैं वो 26% है, जो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा है अपना इंडिया में। पचपदरा रिफाइनरी कोई साधारण रिफाइनरी नहीं है। यह देश का पहला एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथाइलीन, बेंजीन और ब्यूटाडाइन जैसे उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल भी बनाए जाएंगे। यहाँ से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल्स फार्मा, टेक्सटाइल और पैकेजिंग जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करेंगे, जिससे राजस्थान में औद्योगिक क्रांति आएगी। बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, इवन 3 पाइपलाइन हमारी आ रही है, क्रूड एंड वाटर पाइपलाइन। 2 क्रूड की पाइपलाइन और एक वाटर पाइपलाइन है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है एक कंट्रोल रूम में। इस कंट्रोल रूम में लगभग हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा आईओज़ हैं। और जैसा आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो केबल हमने जो डाला है इस आईओज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, उससे हम 2 बार पृथ्वी के चक्कर काट सकते हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं ये लार्ज वीडियो स्क्रीन है। ये इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा लार्ज वीडियो स्क्रीन है जिसका डायमेंशंस है 72 मीटर बाय 3 मीटर्स। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो रियल टाइम के डाटाज हमें फील्ड से मिल रहे हैं वो हम इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। CCTV भी इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं।
जो भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हमको मॉनिटर करने हैं वो हम यहाँ पे मॉनिटर करके उसमें से देख सकते हैं। इस रिफाइनरी में 13 बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा 4 आधुनिक पेट्रोकेमिकल यूनिट हैं। इस रिफाइनरी का कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है, जो दुनिया की सबसे परिष्कृत रिफाइनरियों की श्रेणी में खड़ा करता है। इस रिफाइनरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति लाने का काम किया है। मुंद्रा से क्रूड पाइपलाइन, नाचना से जल आपूर्ति पाइपलाइन, मंगला से लोकल क्रूड पाइपलाइन, पालनपुर से प्रोडक्ट पाइपलाइन से जुड़ी पचपदरा की रिफाइनरी भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार उदाहरण है। लेकिन इस रिफाइनरी की कहानी सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। ये जो यूनिट है इसमें मेन इथिलीन और प्रोपिलीन प्रोडक्ट बनता है और बेंजीन, टॉल्यूइन और ब्यूटाडाइन भी यहाँ से प्रोडक्ट बनता है। क्रूड का एक एक ड्रॉप का वैल्यू हमने निकाला है, पूरा ही ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो जैसे हमारा सीडी यूनिट से हमारे क्रूड निकल रहे हैं, उसके बाद हमारा वीडी यूनिट है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम में हमारा डिलेड कोकर यूनिट है। ओके, तो ये पूरा जो है चेन, ओके, उसमें सारा ही क्रूड को हम जितना भी डिस्टिल कर सकते हैं उतना डिस्टिल कर लिया है और उसको उसकी जो भी स्ट्रीम है उसको पूरा ही ऑप्टिमाइज किया है। आधुनिक भारत की यह रिफाइनरी पर्यावरण के प्रति भी उतनी ही सजग है। यह परियोजना BS6 मानक के ईंधन का उत्पादन करेगी। सबसे खास बात यह है कि यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित है, जिसका अर्थ है रिफाइनिंग के दौरान कोई भी तरल कचरा बाहर नहीं आएगा। यह विकास और पर्यावरण के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ ये रिफाइनरी से लिक्विड एफ्लुएंट जो डिस्चार्ज होता है वो एकदम ज़ीरो है, कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होगा, सब कुछ यहीं पे हम लोग यूटिलाइज कर देंगे। We have 3 control rooms here. One is main refinery control room. Right now we are where I am talking. Similarly, we have petrochemical complex का control room, PMCR, and POMS is our pipeline operating control room. These 3 control rooms में latest state of technologies, DCS, PLCs, and latest electrical systems, everything is latest digitally enabled. अभी देश को आगे बढ़ने के लिए हमारा डिजिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट एंड ए पर्टिकुलर रिफाइनरी में एवरी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट इज डिजिटली एनेबल्ड। पचपदरा रिफाइनरी मारवाड़ क्षेत्र के लिए एक लाइफलाइन साबित हो रही है। निर्माण के दौरान यहाँ 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम मिला। आने वाले समय में लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। अब यहाँ प्लास्टिक पार्क, इंजेक्शन मोल्डिंग, पैकेजिंग, सिंथेटिक फाइबर से लेकर केमिकल इंडस्ट्री जैसे नए उद्योग सामने आ रहे हैं। इससे पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, जिससे जीवन स्तर में समग्र सुधार होगा। इस तरह से HRRL सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक सशक्त इकोसिस्टम की नई शुरुआत है। जो हम लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है, उसको कैसे हम लोग अचीव करेंगे, तो वो करेंगे इस रिफाइनरी से। वो एक पार्ट निकलेगा जो पेटकेम यूनिट्स है, उसमें से जो PP और P जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, उससे जैसे आपने एक हेलमेट पहना है, हम लोग हेलमेट्स पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जाता है, पैकेजिंग में जाता है। तो ये वाइड एप्लीकेशन से PP और P के जो ये इस यूनिट से हम लोग बना पाएंगे। विकास तभी सही है जब वो जिम्मेदारी के साथ हो। स्कूल और अस्पताल बनने से लेकर पेड़ लगाने, जल स्रोतों से संरक्षण के कारण यह प्रोजेक्ट विकास के साथ साथ पर्यावरण और समाज का भी ध्यान रख रहा है। सबको साथ लेकर चलने की भावना ही असली प्रगति की परिचायक है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिफाइनिंग क्षमता और पेट्रोकेमिकल उत्पादन बढ़ाने के साथ आयात पर निर्भरता कम करके भारत दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। अब भारत ऊर्जा खरीदार से ऊर्जा निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है।
ऊर्जा से राष्ट्र का निर्माण होता है और सही राजनीतिक विजन उसे नई दिशा देता है। राजस्थान की रेतीली जमीन के बीच खड़ा ये प्रोजेक्ट एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की कहानी लिख रहा है। देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बन रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत की ओर हम अग्रसर हैं और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जोधपुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो और बालोतरा से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अगर बात करें उड़ान योजना की, उसका अगला चरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज उसका उद्घाटन होने वाला है। भारत सरकार का ये हमेशा से विजन रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो व्यक्ति है वो हवाई यात्रा कर सके। इसी कहीं ना कहीं उद्देश्य के साथ उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 2016 से अब 2026 और अब अगला चरण। क्या उद्देश्य अब अगला चरण का होगा? देखिए, जो अगला चरण है इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है 10 साल के लिए। आपने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी उड़ान भरे, यह प्रधानमंत्री का विजन था। उड़ान जो है वो किस तरह से आम आदमी के लिए सहूलियत दे, किस तरह से उसको फैसिलिटेट करे, इसके लिए अब एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। यानी कि आप किसी भी फ्लाइट के अंदर 50% जो सीटें होंगी वो उड़ान योजना के लिए आरक्षित रहेंगी और ये जो 50% सीटें हैं ये सब्सिडाइज रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। उसके साथ ही जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ है, ख़ास तौर से हमारा जो पूर्वोत्तर है, उसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे जो हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी उड़ान योजना लागू रहेगी, चालू रहेगी और इसकी आज प्रधानमंत्री यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक नया टर्मिनल भी गिफ्ट किया जा रहा है, ना सिर्फ जोधपुर को बल्कि पूरे देश को, और इसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करने वाले हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आपको ये पूरा घुमा के दिखाएं किस तरह से इस खूबसूरत टर्मिनल को सजाया गया है। इसमें आपको राजस्थान की संस्कृति दिखेगी, राजस्थान का इतिहास दिखेगा, राजस्थान का जौहर दिखेगा। आप वो ऊपर देख सकते हैं, वो है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और ये पहचान है जोधपुर की। ये बिल्कुल, जिस तरह से हम देख सकते हैं बेहद खूबसूरती से राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। विशाल, जोधपुर और जोधपुर के आसपास के अगर हम बात करें क्षेत्रों की, तो किस तरह से हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर एक आप जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक गढ़ है, और जब हवाई यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलेगी तो कितना बड़ा ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है इस पूरे इलाके के लिए। देखिए जया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सूर्य नगरी जोधपुर को गेटवे ऑफ वेस्टर्न राजस्थान कहा जाता है, जो पूरे अपने गोल्डन ट्रायंगल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर मिलाकर। तो यहाँ पर टूरिज़्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी काफ़ी सहूलियत बढ़ जाएगी। और पीक आवर में ये जो नया टर्मिनल है वो करीब 1000 यात्रियों को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी जोधपुर के लिए भी, और ख़ास तौर से जो वेस्टर्न राजस्थान जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होता है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा, या कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी, क्योंकि टूरिज़्म के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो उड़ान योजना के साथ जो 29,000 करोड़ की योजना है उसका नेक्स्ट फेज़ के साथ साथ ये टर्मिनल भी आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। जय। बिल्कुल। और तपस हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। तपस, आपसे पहला सवाल यही, इस वक्त जो विश्व में ऊर्जा अनिश्चितता का दौर है, ऐसे में पश्चिमी भारत को मिलने जा रही है इतनी बड़ी रिफाइनरी, यानी कि एक बड़ी छलांग ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से जो ऊर्जा का केंद्र ये बनने जा रहा है, ये सिर्फ राजस्थान नहीं, वेस्टर्न राजस्थान नहीं, ये पूरे का पूरा जितना भी हम भारत की बात करें ना, भारत को और उसके साथ पूरे विश्व को एक सौगात है। इसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि भारत इस वक्त चौथे नंबर पे है रिफाइनिंग कैपेसिटी के, अगर मैं बात करूँ तो, और पूरे विश्व में हम देखें तो रिफाइनिंग कैपेसिटी हर जगह पे कम होती नज़र आ रही है। लोग क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको चलाना, इसको संभालना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है।
लेकिन भारत ने दिखाया पिछले कुछ सालों में कि किस तरीके से हर नई चुनौती हम लोग इसको देख के आगे बढ़ सकते हैं। और इसी में ये जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी का जो नया रिफाइनरी है, ये इसमें एक मील का पत्थर है। सबसे पहली बात तो है इसमें क्रूड ऑयल जो है उसको रिफाइन करके दिया जा सकता है और हर तरीके के क्रूड ऑयल यूज़ किया जा सकता है। जैसे बाहर से अगर हम बात करें UAE या सऊदी का जो ऑयल है, क्रूड ऑयल कहें, या फिर हम बात करें कहीं और जगह से वेनेजुएला का जो बहुत ही थिक और क्रूड ऑयल होता है, उसको भी हम यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का खुद का क्रूड ऑयल है जो यहाँ पे आता है, उसको भी रिफाइन किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल हब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पेट्रोकेमिकल हब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रिफाइनरी तो होती है, लेकिन उसमें से पेट्रोकेमिकल पदार्थ तो है वो निकाला नहीं जा सकता। भारत इसमें थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं था, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ पाए। लेकिन उसको भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि उस पर भी काम किया जा रहा है। और ये जो है इस पूरे जैसे जो रिफाइनरी है, इसमें से करीब 25% पेट्रोकेमिकल भी निकाला जा सकता है रिफाइनरी के अंदर से। तो नीलसन कॉम्प्लेक्सिटी में ये 17 नंबर पे है, जो शायद विश्व में बहुत कम ऐसे हैं रिफाइनरी जो इतना कॉम्प्लेक्सिटी में आगे है। तो ये सारी चीजें मिला के ये बात तो निश्चित है कि ये जो जब शुरुआत हो रही है यहाँ से वेस्टर्न राजस्थान के बालोतरा से, ये जो रेवोल्यूशन कह सकते हैं इसको रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में, वो पूरे देश में और पूरे विश्व में इसकी गूंजने वाली है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि इसको एक क्रांति कहा जाए, लेकिन यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद ही आधुनिक तरीके से इस रिफाइनरी को विकसित किया गया है। और औद्योगिक विकास ही नहीं, अगर सामाजिक आर्थिक विकास की भी बात करें तापस, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक गति मिलती हुई नजर आएगी यहाँ राजस्थान को। बहुत अहम सवाल है ये, लोग पूछ रहे थे क्योंकि ये वेस्टर्न राजस्थान बहुत ही ड्राई और एक तरह से कहें तो मरुभूमि थी। तो यहाँ पे एक शहर बसाना, एक शहर को ग्रीन करना, करीब मैं कहूँ 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं जिससे कि इस पूरे जगह में एक हरित क्रांति शुरू की जा सके। यहाँ के जो लोग थे वो उनको नौकरी दी गई है। एक सर्कुलर इकोनॉमी जो होता है उसकी शुरुआत की गई है। हमने बात की यहाँ पे बहुत सारे लोगों से जो यहाँ पे लोकल थे, उन्होंने कहा कि इस ये जो रिफाइनरी है इसकी वजह से उनको रोजगार मिला। बच्चों, उनके जो यहाँ के बच्चे थे जिनको बहुत दूर दूर तक जाके पढ़ने जाना पड़ता था, उनको पढ़ाई की व्यवस्था की गई। हॉस्पिटल खोले गए क्योंकि ये राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान गवर्नमेंट और HPCL के बीच में एक सहयोग है। राजस्थान गवर्नमेंट का 26% है और HPCL का करीब 64% है। तो इसी वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी किए गए। ये पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया जिससे कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो एक और अहम चीज़ है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो बनने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो इकोनॉमी है, इसमें बहुत बड़ा इसका रोल है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हमने देखा कि सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जिससे कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी से उसको निकाला जा सके। और एक और जो चीज़ अहम है कि ज़ीरो डिस्चार्ज ये सिस्टम है यहाँ पे, यानी जो पानी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उसकी हर एक बूंद उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके वापस इस्तेमाल किया जाता है। और यही एक बात है कि ये रिफाइनरी तो है लेकिन इसके साथ साथ ये अपने आप में एक पूरा सर्कुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मॉडल है। बिल्कुल, एक बेहतरीन इकोसिस्टम की कैसे विकास के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सकता है, इसकी एक मिसाल यहाँ पर भारत पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस और विशाल इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बाद गुजरात पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी कि OSAT संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।
भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है। इस संयंत्र की शुरुआत भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के उदय को दर्शाती है। ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयंत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। आइए आपको दिखाते हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में जब पहुंचेंगे तो यहां पर सीजी सेमी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये संयंत्र आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगा ही, साथ ही साथ भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस वक्त भारत को किस तरह से बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 5G नेटवर्क्स की बात हो, इसके अलावा 6G पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सैटेलाइट पर कितना काम किया जा रहा है, ये सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकलकर सामने आता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है कि आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है, यानी कि कहें 2047 का जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में 5 अरब ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हुई नजर आएंगी जो प्रतिवर्ष बनेंगी। और यही आज का जो संकल्प है वो आने वाले समय में जब ये संयंत्र का पूरा काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आगे के निर्णायक मोड़ है वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और 2047 का जो संकल्प है उसको कैसे चरितार्थ भी करते हुए नजर आते हैं। तो भारत मजबूती के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, उसकी ये चौथी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जब ये उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, साणंद, गुजरात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बाद आज गुजरात पहुंचेंगे और गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और जया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हमेशा से विजन रहा है कि भारत को कैसे एक सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए, और गुजरात उस दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है और उसका क्रियान्वयन भी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। बिल्कुल, मेक इन इंडिया की पहल आज भारत सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और साणंद इसकी बहुत ही सशक्त उदाहरण के साथ यहाँ पर उभर कर आया है, क्योंकि अब एक सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है भारत। और एक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत आज अग्रिम पोजीशन पर है। किस तरह से अगर हम बात करें, आज साणंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र का करेंगे। और जैसे कि साणंद में अब माइक्रोन, कायंस और सीजी सेमी यानी कि 3 बड़े प्लांट इस वक्त हो चुके हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग और उद्योग जगत में इस क्षेत्र को भारत के बहुत एक इकोसिस्टम जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं तकनीक के क्षेत्र में, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से ये विकसित है ये संयंत्र, यानी कि साफ तौर पर रोजगार के हजारों अवसर होंगे पैदा। और मेक इन इंडिया चिप के भी बहुत जल्द आज भारत से, साणंद से विश्व के कोने कोने में पहुंचेगी। और जय, अगर हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन भारत की बात करते हैं और विकसित होते भारत की बात करते हैं और जिस तरीके से पूरा विश्व इस समय टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में चिप सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयंत्र की बात की जाए तो लक्ष्य रखा गया है कि 5 अरब चिप्स का वार्षिक क्षमता को पूरा करना कहीं ना कहीं इस विजन को दिखाता है कि विकसित भारत एट 2047 के विजन में कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और वाणिज्यिक उत्पादन की होगी बहुत जल्द शुरुआत, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी छलांग भारत की इस क्षेत्र में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देना वो वाली AMD Edge की
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट सेक्शन में। पहली खबर जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो है रक्षा सौदों से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ड्रोन टैंक रोधी मिसाइल की खरीदारी को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ मिली है और सरकार ने ये सशस्त्र बलों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ये कदम उठाया है, जहाँ तीनों सेनाओं के लिए विभिन्न अधिग्रहण प्रस्ताव मंजूर किए गए। इनमें थल सेना के लिए मानव रहित हवाई वाहन, इलेक्ट्रिक युद्ध प्रणाली, आकाश तरंग, मानव चालित टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली और मध्यम दूरी की सतह से वायु के मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली शामिल है। बिल्कुल अगली खबर यहाँ पर हम लेते हैं दैनिक जागरण हिंदुस्तान से। इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे देश में हाईवे का एक जाल सा बिछा हुआ है, दूरी बहुत कम हो गई है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, अगर किसी हाईवे पर अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो अब आपको क्रेन की सुविधा भी सरकार यहाँ पर साफ तौर पर मुहैया करा रही है, वो भी मुफ्त। यानी कि अब सरकारी रेट पर आपको मिलेगी क्रेन। टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही 20 मिनट के भीतर क्रेन आपकी मदद के लिए मौके पर पहुंच जाएगी और इसकी पूरी निगरानी सैटेलाइट के जरिए की जाएगी। यानी कि ट्रेन को सीधे जीपीएस के जरिए केंद्रीय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा, जबकि भुगतान भी ऑनलाइन कमांड सेंटर के माध्यम से होगा। इससे ये सरकारी ढांचा निजी क्रेन कंपनियों के सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। क्रेनों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई जाएगी और अगर तय समय में, यानी कि जब आपने कॉल किया और अगर तय समय में क्रेन नहीं पहुंची तो जुर्माना भी यहां पर लगेगा। तो साफ तौर पर एक बड़ी सुविधा हाईवे के लिए। अगली खबर हमारे वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई है। बिग कैट के संरक्षण के लिए भारत लगातार काम कर रहा है और इसी क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता हुआ है, जहां भारतीय बाघों को कंबोडिया भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 2016 में कंबोडिया से बाघ विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत ने ये महत्वपूर्ण पहल करते हुए, समझौता करते हुए कंबोडिया के साथ ये करार किया है कि भारत अपने बाघों को कंबोडिया भेजेगा और वहां पुनर्वास कराएगा। और इससे पहले भारत ने दुनिया भर में बिग कैट के संरक्षण के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया है, जिससे अब तक 27 देश जो है वो जुड़ चुके हैं। और अगली खबर यहाँ पर जनसत्ता से लेंगे। बिल्कुल फीफा का जो फीवर है वो इस वक्त सभी पर सर चढ़कर बोल रहा है। फीफा का रोमांच लगातार कम ही नहीं हो रहा है। ऐसे में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर फीफा की ट्रॉफी के साथ साथ गोल्डन बूट किसको मिलने जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बनेगा, इस पर सभी की नजर है। तो एक तरफ है अर्जेंटीना के करिश्माई कप्तान मेसी, तो वहीं दूसरी तरफ एम्बापे के बीच जिस तरह की टक्कर है, इन दोनों की कांटे की टक्कर के बीच अर्लिंग हालैंड क्या बाजी मार पाएंगे, ये देखना बड़ी बात होगी। साथ ही जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्पेन ने 16 साल बाद नॉकआउट मैच जीता, हम लगातार देख रहे हैं फीफा में उलटफेर भी हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल फीफा का रोमांच बरकरार है। और इसी के साथ हमने आपको दिखाया कि आज समाचार पत्रों में कौन कौन सी वो मुख्य खबरें प्रकाशित की गई हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव की। राजस्थान के जालौर जिले स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठ में सुधा माता धाम में श्री चामुंडा माता ट्रस्ट के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने इस भव्य आयोजन में भाग लिया। देखते हैं एक दिन एक उत्सव से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। जालोर के प्रसिद्ध सुंधा माता धाम में आयोजित 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवचंडी महायज्ञ से हुई।
25 विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में संपन्न हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां सुंधा माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। सायकाल मां सुंधा माता की 108 दीपों से भव्य महाआरती की गई, जिसने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। गुजरात से आए कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली और आशा वैष्णव एंड पार्टी की भजन संध्या ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। महोत्सव में देश भर से संत महात्माओं, श्रद्धालुओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिए। इस अवसर पर श्री चामुंडा माता ट्रस्ट की 50 वर्षों की धार्मिक, सामाजिक और जनसेवा की यात्रा का सम्मान किया गया। पूरा आयोजन श्रद्धा, सेवा, संस्कृति और सामाजिक समरसता का संदेश देता नजर आया। सुंधा माता धाम का स्वर्ण जयंती महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत उत्सव है, जो समाज को एकता और सद्भाव का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात कृषि जगत की। पानी बचाना आज खेती की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इसी दिशा में धान की डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी कि DSR तकनीक किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो रही है। पंजाब में जहां भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, ये तकनीक उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रही है। पेश है सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। धान की खेती में लगातार गिरता भूजल स्तर पंजाब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में धान की डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी DSR तकनीक पानी की बचत और टिकाऊ खेती का एक प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है। DSR तकनीक में धान की नर्सरी तैयार कर पौधे रोपने की बजाय बीज सीधे खेत में विशेष सीड ड्रिल मशीन से बोए जाते हैं। इससे खेतों में लंबे समय तक पानी भरकर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिणाम स्वरूप भूजल की काफी बचत होती है, मजदूरी का खर्च कम आता है और फसल की बुआई भी समय पर पूरी हो जाती है। भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलों के माध्यम से पानी की बचत वाली खेतों को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं जल शक्ति अभियान और कैच द रेन, अटल भूजल योजना जैसे अभियानों के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पंजाब सरकार भी DSR अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग के वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर वैज्ञानिक सलाह देकर इस तकनीक को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। किसानों को फायदा ये होता है कि एक तो उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत बच जाती है। डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर बात करें तो इसके अंदर ज़रूरत के अनुसार पानी लगाना पड़ता है। पानी खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये लगे कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम हो गया है तब आपको उसी हिसाब से, या खेत को देख के भी क्रैकिंग नहीं आ रही है, जब पौधा पानी मांग रहा है उसी टाइम आपको बड़ा कम मात्रा में पतला पानी उस हिसाब से आपको लगाना पड़ता है। पानी की डायरेक्ट 15 से 20% आपको बचत हो जाती है। इधर से आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है। और जो इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो दोनों के अंदर सेम है। विशेषज्ञों का मानना है कि DSR हर खेत और हर परिस्थिति में समान रूप से उपयुक्त नहीं है। जिन क्षेत्रों में खरपतवार की समस्या अधिक है, खेत समतल नहीं है या सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, वहां विशेष सावधानी बरतनी होती है। इसलिए किसानों को स्थानीय कृषि विशेषज्ञों और कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लेकर ही इस तकनीक को अपनाना चाहिए। यदि आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह के साथ इन प्रयासों को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए तो ये कृषि और जल संसाधनों दोनों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। प्रचंड गर्मी की मार से पूरा यूरोप करहा रहा है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने जानकारी दी कि 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साल 1776 में 13 कॉलोनियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल कर संयुक्त राज्य अमेरिका की नींव रखी थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भीषण गर्मी के चलते अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रभावित हो रहा है। पूर्वी तट के कई प्रांतों में भीषण गर्मी की वजह से शुक्रवार को वॉशिंगटन स्थित ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसी के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई और कार्यक्रमों को भी रद्द करना पड़ा। पेरू में हुए राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों की घोषणा हो चुकी है। कंजर्वेटिव नेता केइको फुजिमोरी ने इस कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की है। केइको 28 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वह पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी है। और आइए देखते हैं अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे को अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले के निर्धारित समय तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने पहला गोल किया, जबकि अतिरिक्त समय में लिसांद्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। केप वर्डे की ओर से डेराय और सिडनी काब्राल ने शानदार गोल कर मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा। हालांकि अर्जेंटीना ने दबाव की क्षणों में अनुभव का परिचय देते हुए जीत अपने नाम की। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मिस्र ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और मिस्र के लिए इमाम आशौर ने 13वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन 55वें मिनट में मोहम्मद हानी ने आत्मघाती गोल से ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी हासिल कर ली। पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने चारों प्रयास सफल हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की 2 कोशिश नाकाम रही। इस जीत के साथ मिस्र ने विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज की। आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तस्वीरें, जिसे अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तो आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का और फिलहाल मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।